गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। ओपन पेज 59। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस टर्म का शाब्दिक अर्थ ये है कि जनसंख्या विस्फोट। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट वास्तव में हो रहा है, क्योंकि कई बार हम खबरों में ये पढ़ते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, या ब्राज़ील के बराबर की पॉपुलेशन के लोग तो हमारे देश में ऑन एन एवरेज ट्रेन्स में ट्रेवल करते रहते हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। वर्ल्ड में भले ही सेकंड नंबर पर हो चाइना के बाद, लेकिन ग्रोथ रेट हमारी चाइना से ज़्यादा है। चाइना के पास जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे पास एरिया कम होने के बावजूद उनसे तेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज पर इससे अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि अगर किसी परिवार की एक निश्चित आमदनी है और उसके बाद उनकी बच्चों की संख्या अगर बढ़ती जाए, जैसे पहले 1 था, फिर 2 और फिर 3, तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जाती है। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है। हमारे देश में जो ये एक्सप्लोजन हो रहा है, इसके लिए एक आंकड़ा दिया है इन्होंने पेज 59 पर। वो आंकड़ा है कि 2001 के सेंसस के अनुसार हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 17 पर 1000 पर ईयर है, यानी प्रति 1000 व्यक्ति 17 लोग हर साल बढ़ जाते हैं नेटेलिटी यानी कि जन्म लेने के कारण, है ना। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 130 करोड़ या जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें हर साल कितने लोग बढ़ रहे होंगे, है ना। 1000 में 17 बढ़ रहे हैं, तो उतने करोड़ में या उतने अरब में कितने बढ़ रहे होंगे वो मल्टीप्लाई करके पता लगाया जा सकता है। अच्छा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्यों भारत में? इसके कई कारण हैं। एक तो जैसे शुरू में भारत में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हुई। तो पहला कारण तो है इसका इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज। जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर, जैसे कि कस्बे हैं या फिर गांव हैं या शहरों में भी सब जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर हॉस्पिटल्स बनने लगे, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी बाहर से नई नई आने लगी, और बल्कि अब तो तुमने सुना होगा कि हमारा देश जो है ये एक तरह का हेल्थ हब बन चुका है ना। हेल्थ टूरिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बाकी देशों की तुलना में सस्ती है। तो आसपास के कई देशों के लोग हमारे देश में अपना इलाज कराने आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अच्छे हैं और सुविधाएं सस्ती हैं, इसीलिए भारत में इलाज कराने आते हैं। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ साथ दूसरा जो कारण था कि भारत धीरे धीरे सेल्फ सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनता गया खाद्यान्न के मामले में। पहले हमारे देश में उतना अनाज पैदा नहीं होता था जितना अनाज सबका पेट भरने के लिए काफ़ी हो, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ता गया और अब सरप्लस में हो गया, या तो गोदामों में है या हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा जो रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वो है प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन में। अब इस वजह से सबको खाना मिलने लगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई। तो जितने बच्चे पहले मर जाते थे जन्म लेने के साथ ही, या माताओं की मृत्यु हो जाती थी, जिसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो धीरे धीरे डाउन आने लगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन कितना कोई व्यक्ति जी सकता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, और इन्हीं वजह से जन्म ज़्यादा होने लगा और डेथ कम होने लगी। इस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तेज़ी से भारत में बढ़ने लगा। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये कहा कि पॉपुलेशन अगर इसी तरह से बढ़ती गई तो हमारे देश में स्थिति काबू से बाहर ना हो जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने कल ही बताया था, RCS को लॉन्च किया।
RCH ने लोगों को तरह तरह से जागरूक करना शुरू किया, जैसे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अभियान चलाए, लोगों को नसबंदी के बारे में बताना शुरू किया, लोगों को कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताना शुरू किया, उनको अवेलेबल कराया, उनका लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट कराया। जैसे कि तुमने सुना होगा कि सरकार ने एक नियम ये भी लाया था कि मैरिजेबल एज जो है उसको वो ऊपर लेके गए, लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल। उससे ये हुआ कि पहले जो था कि जो शादियां थी वो कम उम्र में ही हो जाती थी, जिस वजह से बच्चे भी जल्दी हो जाते थे, है ना। ज़्यादा बच्चे होने की वजह से परिवार बड़ा होता जाता था। तो ये सारे सरकार के उपाय थे जिससे उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के तरीके अपनाने की कोशिश की। अब देखो पेज 59 पर नीचे वाला जो पैराग्राफ है, सबसे नीचे वाला, यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी है, एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी। कंट्रासेप्टिव डिवाइस उसको कहते हैं जो डिवाइस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अपनाया जाता है ना। इंटरकोर्स हो लेकिन प्रेगनेंसी ना हो, तो उसको कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। तो पहली लाइन में इन्होंने इसके क्या लिखे हैं, एक आदर्श यानी कि एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के कैरेक्टर्स लिखे हैं। इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है। तो सबसे पहला देखो क्या है, यूजर फ्रेंडली। सबसे पहला है कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए। फिर क्या है, इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, है ना, कभी भी जाके कोई भी खरीद के यूज कर ले। नो साइड इफेक्ट्स, है ना, हेल्थ पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जब चाहे उसका उपयोग हम बंद कर सकें, है ना, जब हम चाहे उसका उपयोग बंद कर सकें, और जब उसका उपयोग बंद कर सकें तब हम कंसीव कर सकें। कंसीव करने का मतलब तब हम प्रेगनेंसी को इंड्यूस कर सकें, यानी कि जब बच्चा चाहते हैं तब बच्चा हो जाए, उस मेथड को रोक कर, है ना। परमानेंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी होना चाहिए। इसके अलावा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसको उपयोग भी कर रहे हैं और तब भी प्रेगनेंसी हो गई, है ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, इट शुड ऑल्सो इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि क्वार्टर्स में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की जो सेक्सुअल डिजायर है ना, या ड्राइव है, सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर में क्या होता है, अंतर होता है। डिजायर का मतलब तो है इच्छा, है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को करने की इच्छा, और ड्राइव का मतलब होता है उसको करने की क्षमता, है ना। इच्छा और क्षमता पर कोई असर नहीं होना चाहिए, किसका, किसी भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस का। तो यहाँ में लिख देता हूँ, इंटरफेयर विद डिजायर और ड्राइव ऑफ वाइटर, है ना। ड्राइव और डिजायर के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल व्हिच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो अब जो ये कैटेगरीज दी हैं इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल मेथड। यह है सबसे पहली कैटेगरी, नेचुरल मेथड। क्या होते हैं नेचुरल मेथड, जिसमें कोई भी मैन मेड प्रोडक्ट ना यूज किया जाए कंट्रासेप्शन के लिए, उसको नेचुरल मेथड कहेंगे। इसके कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहला तरीका है नेचुरल एब्स्टिनेंस। नेचुरल एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है, नेचुरल एब्स्टिनेंस का मतलब है कि जो पीरियड फर्टाइल पीरियड है, यानी कि 10
10 से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब एग रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि कोइटस ना किया जाए। अगर उस दौरान इंटरकोर्स नहीं करेंगे मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, तो उस दौरान दोनों गैमेट्स फ्यूज होने का भी कोई चांस नहीं। तो इसको कहते हैं नेचुरल एब्सटेनेंस। एब्सटेनेंस शब्द का मतलब होता है दूर रहना, प्राकृतिक रूप से उस फर्टाइल पीरियड में दूर रहना। तो ये है पहला तरीका। इसके बाद जो दूसरा तरीका है उसका नाम है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट पेज पर दिया है कोइटस इंटरप्टस और विड्रॉल। देखो इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी, इंटरप्टस मतलब रुक जाना यानी इंटरप्ट हो जाना, विड्रॉल का मतलब होता है खींच लेना। अगर मेल पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अपनी पेनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से इजैकुलेशन यानी कि सीमेन के रिलीज होने से पहले ही खींच ले, है ना, उस कोइटस के प्रोसेस को इंटरप्ट कर दे, तो उससे क्या होता है, सीमेन ट्रांसफर नहीं होता। सीमेन ट्रांसफर नहीं होगा तो स्पर्म भी ट्रांसफर नहीं होंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसकी सक्सेस की जो चांस है वो बहुत ही कम। हालांकि हो सकता है सक्सेसफुल, लेकिन ये वाला प्रोसेस 100% सक्सेस रेट यानी कि इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि प्रीकम यानी कि इजैकुलेशन से पहले भी जो फ्लूइड निकलता है पेनिस से, उसमें भी स्पर्म का लो काउंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये बुक में लिखा है पैकेट में कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। कब नहीं होती? जब लैक्टेशनल पीरियड चलता है, जब मदर अपने न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क पिलाती है यानी ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उन 6 महीनों के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है इसका मतलब एग रिलीज नहीं होता। तो उस दौरान अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यानी कि कोइटस किया जाए तब भी प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो उन 6 महीनों के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई है तब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना भी सेफ रहता है। तो ये है तीसरा तरीका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर बैरियर मेथड्स। नेचुरल मेथड के बाद आते हैं बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा। बाधा है ना, और बाधा का मतलब ये है कि अगर हम दोनों गैमेट्स के बीच में किस तरह का बैरियर या बाधा खड़ी कर दें कि वो आपस में मीट ना कर पाएँ और फ्यूज ना कर पाएँ, तो उसे बैरियर मेथड कहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल कॉन्डोम्स हैं। मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल भी रहते हैं और साथ में काफ़ी इफेक्टिव भी हैं। इनके 2 बेनिफिट हैं। ये तो गैमेट्स को मिलने से रोकते हैं यानी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, प्रेगनेंसी कंट्रोल करते हैं, और दूसरा ये एसटीडीज को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वजाइनल फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड के थ्रू बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं, तो एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं। तो पहला जो एडवांटेज हुआ प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और दूसरा हुआ प्रिवेंट एसटीडी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स है, एड्स इसी तरह से फैलता है यानी कि बॉडी फ्लूइड के थ्रू, सेमिनल फ्लूइड हो या वजाइनल फ्लूइड, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ऐसे ही ट्रांसफर होता है। तो एसटीडी के ट्रांसफर को भी ये प्रिवेंट करते हैं। बैरियर मेथड यानी कि जो कॉन्डोम्स हैं, इनके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे फीमेल कॉन्डोम्स है ना, वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, इनके एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिए हैं। ये इजीली डिस्पोजेबल होते हैं क्योंकि ये रबर के बने होते हैं, है ना, कोई भी जाके परचेज कर सकता है यानी कि इजीली अवेलेबल होते हैं, अपने आप यूज़ करके लगा सकते हैं, अपने आप हटा सकते हैं यानी कि इजी टू यूज़ है। ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। इसके ड्रॉबैक ये है कि अगर बॉडी को वो सूट ना करे तो स्किन इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है, अब देखो
कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जहाँ पर अपने बुक में ये लिखा है डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये रिवर्सिबल भी होती है, यानी कि इनको दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि जो मेल कॉन्डोम्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं वो कैसे होते हैं कि उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी अंतर है। अब देखो लास्ट लाइन में देखो इस पैराग्राफ की, spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive methods। तो ये क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स जो हैं ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं कि इनको अगर अपने जेनिटल एरिया में लगा लिया जाए इंटरकोर्स से पहले तो ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं, जिस वजह से स्पर्म्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे जेनिटल ट्रैक्ट में और आगे फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बैरियर मेथड देखो फिगर 4.1 ए और बी में मेल और फीमेल कॉन्डोम्स की इमेजेस दिखाई। अब आते हैं हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पर। शॉर्ट में इसको आईयूडी कहते हैं, है ना। और इसके नाम से ये पता लग रहा है कि यूटेरस के अंदर जिन डिवाइसेस को इम्प्लांट किया जाता है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो ये हैवी मेटल वाले हो सकते हैं, हैवी मेटल आयंस से बने हुए हो सकते हैं, वायर लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि कॉपर से बने हुए, है ना। उस केस में इनके कई एग्जाम्पल है, जैसे कि CU7 मल्टीलोड 375, है ना, कॉपर रिलीजिंग होते हैं। और इसके अलावा दूसरे जो हैं वो हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, यानी कि वो जिस समय यूटेरस के अंदर है वहाँ वो हार्मोन्स को रिलीज करते रहेंगे, जिससे कि स्पर्म्स की मोटिलिटी इफेक्ट होती रहेगी, यानी कि स्पर्म्स मूव नहीं कर पाएंगे, स्पर्म्स फैगोसाइटोस हो जाएंगे, फैगोसाइटोस यानी कि किल हो जाएंगे। तो किस तरह से ये काम करते हैं ये आईयूडीज, ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं, स्पर्म्स के मूवमेंट में इंटरफेयर करते हैं, उन्हें मूव नहीं करने देते। इसके अलावा जो सर्विक्स वाली रीजन है उसको ये होस्टाइल बना देते हैं। होस्टाइल का मतलब कि वो जो सर्विक्स वाली जोन है वो स्पर्म्स को आगे घुसने नहीं देती। ठीक है, तो ये तीन तरह से काम करते हैं, सर्विक्स, होस्टाइल और स्पर्म्स। Phagocytosis of sperms, तीसरा वाला क्या है, सर्विक्स होस्टाइल हो गया, फैगोसाइटिस हो गया, और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स रिड्यूस। इन तीन तरीकों से ये जो आईयूडीज हैं काम करते हैं। और कितने अलग अलग तरह के होते हैं इसमें याद ये रखना है, एक तो इनके मेथड याद रखने के काम कैसे करते हैं, दूसरे याद रखने के एग्जांपल्स। देखो बुक में एग्जांपल्स क्या दिए। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. The devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. यानी कि इनको अपने आप उपयोग नहीं किया जा सकता, ना अपने आप खरीदा जा सकता, ये इनका ड्रॉबैक है ना। लेकिन इनका एक फ़ायदा भी है, इनको लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है, यानी कि 3 से 5 साल के ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जबकि जो बैरियर मेथड है उनको एक इंटरकोर्स यानी क्वार्टर्स के दौरान हर बार यूज़ करना पड़ता है। देखो अब इनके एग्जाम्पल देखो, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज यानी कि जिस पर कोई मेडिसिन नहीं लगी हुई, ब्रैकेट में लिखा है लिपेजलू। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल हैं CUT, CU7, CUT को ही कॉपर टी कहा जाता है, CU7 मल्टीलोड 375, तीनों कॉपर रिलीजिंग है, बस उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, प्रोजेस्टासोल, LNG20। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो ये लोग ये क्या करते हैं, इन तीन मेथड से यूटेरस को अनसूटेबल बना देते हैं कि अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, है ना। स्पर्म को या तो किल कर देंगे फैगोसाइटोसिस से, या फिर उनको मूव नहीं करने देंगे, या फिर सर्विक्स को इस तरह का बना देंगे तो स्पर्म को आगे मूव ना करने देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग वाइडली एक्सेप्टेड तरीके हैं कंट्रासेप्शन के। तो इससे फ़ायदा ये होता है, कॉपर टी इसीलिए ज़्यादा लोगों में मशहूर है या ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, खासतौर से उनको जिनको कि 3 साल का या 5 साल का गैप चाहिए, क्योंकि इनकी वैलिडिटी 3 या
5 साल की है ना, उसके बाद कोई और मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़े वो थे नेचुरल बैरियर और ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। कल हम पढ़ेंगे ओरल पिल्स या फिर इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स।